जी, नमस्कार दोस्तों, ज्ञानालय में आपका स्वागत है और हम लोग तैयारी कर रहे हैं ये हमारे इस एग्जामिनेशन 2023 की। जैसा कि हम लोग डेली करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। डेली 10 क्वेश्चंस देखते हैं करंट अफेयर के, और ये करंट अफेयर के काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जिनके एग्जामिनेशन में आने की काफ़ी संभावना। ये हमारे प्रिंसिपल, टीजीटी, पीजीटी, हॉस्टल वार्डन, लैब अटेंडेंट, जेएसए अकाउंटेंट सभी के लिए इंपॉर्टेंट हैं। उसी के लिहाज से उसी को ध्यान में रखते हुए ये 10 क्वेश्चन से डेली आप लोगों के सामने पेश किए जाते हैं। अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए आज के इस पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं कि जैसा कि हम सभी जानते हैं एशियन गेम चल रहा है। कहाँ पे चल रहा है? चीन में चल रहा है। डेली इस पे कोई ना कोई प्रश्न आ रहे हैं। तो एशियन गेम्स इस समय चीन में चल रहे हैं 2023 में। हाल ही में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने का विश्व रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? एक इंडियन है भाई, काफ़ी करिश्मा इसने किया है। एशियन गेम्स से चल रहे हैं, 50 मीटर के राइफल में 3 पोजीशन में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक तो जीता ही जीता है, विश्व रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। तो उनका क्या नाम है? मनु भाकर। तो भाई तीरंदाजी है, तो ये तो राइफल पिस्टल से इनका कोई मतलब तो है नहीं। विष्णु सरवनन भी नहीं है, जो है सिफ्त कौर समरा है। सिफ्त कौर समरा है, ये है सिफ्त कौर समरा। इन्होंने जो है 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है। अनंतजीत सिंह नकरा नरूका ये भी नहीं है। तो राइट आंसर अपना सिफ्त कौर समरा है। तो चलिए अपना दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रिक हाईवे बनाए जा रहे हैं, जैसे कि हम सभी एक्सप्रेस वे चल रहे हैं, एक्सप्रेस वे का दौर चल रहा है। हाईवे, नेशनल हाईवे से ऊपर चल के अब इलेक्ट्रिक हाईवे बनाने की बात चल रही है। इलेक्ट्रिक हाईवे स्थापित करने की सरकार की योजना के लिए प्रस्तावित मार्ग कहाँ है? सरकार ने एक रूट चुना है जहाँ पे वो डेवलप करेंगे, एक हाईवे बनाएंगे, इलेक्ट्रिक हाईवे बनाएंगे, जहाँ पे इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी, चार्जिंग पॉइंट होंगे। इलेक्ट्रिक के हिसाब से सारा कुछ इसमें जो है इको फ्रेंडली होगा, और जो है इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी, किराया कम होगा, सारी चीज़ें होंगी। तो वो कौन सा रूट है जिस पे सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक हाईवे के रूप में डेवलप करने का योजना है? प्रस्तावित मार्ग कौन सा है? मुंबई पुणे के बीच में नहीं है। दिल्ली से जयपुर का जो हाईवे है, दिल्ली से जयपुर का रास्ता जो है, वहाँ पे सरकार द्वारा ये किया गया है कि यहाँ पे ये इस हाईवे को इलेक्ट्रिक हाईवे के रूप में ये विकसित करेंगे। अभी विकसित नहीं हुआ, अभी प्रस्तावित है। आने वाले समय में जल्दी ही इसको जो है ये लोग इलेक्ट्रिक हाईवे के रूप में डेवलप करेंगे। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, स्मार्ट सिटी से जुड़ा हुआ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सरकार का स्मार्ट सिटी और स्वच्छ भारत मिशन पे काफ़ी फोकस रहता है। तो इस पे कभी ना कभी कोई ना किसी रूप में एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्मार्ट इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 में किस शहर को भारत में सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी का पुरस्कार दिया गया? मुंबई नहीं है, नई दिल्ली नहीं है, बेंगलुरु नहीं है, बचता है इंदौर। इंदौर इससे पहले भी कई बार जो है पुरस्कार जीत चुका है। सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी का भी पुरस्कार इसको मिला है। स्वच्छ भारत मिशन के साथ सबसे स्वच्छ शहर के रूप में भी इंदौर ने पुरस्कार जीता, पहले नंबर पर रहा है। तो इंदौर को आप लोग नोट कर लीजिए। इस साल के जो 2023 में जो इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव हुआ उसमें सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी के रूप में इसने पुरस्कार जीता है, इंदौर ने जीता। स्मार्ट सिटी क्या होते हैं? सरकार की एक योजना है, बहुत सारी इसमें जो बड़े शहर उनको चुनाव किया गया स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप करने के लिए। सारी चीज़ें स्मार्ट होंगी वहाँ पे, स्मार्ट लोग, स्मार्ट सड़कें, स्मार्ट बिजली, स्मार्ट सीसीटीवी कैमरे, स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन, सारा कुछ स्मार्ट होगा। तो इस तर्ज पे जो है स्मार्ट सिटी बनाए जा रहे हैं, और 2023 का जो सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी का पुरस्कार वो जीता है इंदौर ने। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं विश्व पर्यटन दिवस हर साल मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को, हर साल 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस के रूप में बनाया जाता है। ये पूछ रहा है कि उसकी थीम क्या थी या विषय क्या थी, जो इस वर्ष का जो विश्व पर्यटन दिवस होता है मनाया गया 27 सितंबर को, अभी हाल ही में मनाया गया। उसकी विषय क्या थी, उसकी थीम क्या थी? जैसे भी इस तरह के जितने भी दिवस होते हैं उनकी एक थीम दे दी जाती है। हर साल एक नया नया थीम दी जाती है, नया नया विषय दिया जाता है, जो उस साल उस चीज़ पे फोकस करने के लिए सरकार की होती है कि लोग इस पे फोकस करें, सरकार फोकस करें, कंपनियां फोकस करें, जितने भी लोग हैं, जितने स्टेक होल्डर हों, सारे लोग उस पर फोकस करें। तो इस साल का जो 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया उसकी थीम थी, यहाँ पे आप लोग आ जाइए, लिखा है टूरिज्म यानी पर्यटन प्लस एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे कहा पर्यटन एवं सांस्कृतिक विविधता थीम नहीं थी इस साल की। बेहतर कल के लिए सतत पर्यटन ये भी थीम नहीं थी। पर्यटन और हरित निवेश, जी हाँ, 2023 का जो विश्व पर्यटन दिवस मनाएगा 27 सितंबर को, उसकी थीम थी, उसके विषय थी पर्यटन और हरित निवेश। पर्यटन का मतलब होता है टूरिज्म, और हरित निवेश का मतलब है कि बेसिकली ये बात करती है कि आप इन्वायरमेंट में निवेश करिए, पर्यावरण में निवेश करिए, भविष्य में निवेश करिए, टेक्नोलॉजी ऐसी बनाइए जिससे पर्यावरण की रक्षा हो, सुरक्षा हो, इको फ्रेंडली चीज़ें हों, निवेश आपका इको फ्रेंडली हो। तो ये जो थीम थी विश्व पर्यटन दिवस 2023 की, वो थी पर्यटन और हरित निवेश। चलिए चौथा क्वेश्चन हो गया हमारा। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं कि 2023 में
एशियाई खेल किस शहर में और किस देश में आयोजित हो रहे हैं? किस देश में हो रहे हैं ये तो हमें पता है, हमने देख लिया था, चीन में हो रहे हैं। लगातार इस पे क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब किस शहर में हो रहा है पहले हम लोग छांट लेते हैं भाई। टोक्यो जापान में हो ही नहीं रहा, चीन में, भारत में तो हो नहीं रहा है। अब चीन में 2 शहर इसमें दिया है कि हांगजो में हो रहा है कि बीजिंग में हो रहा है। जाहिर सी बात है ये हांगजो में हो रहा है, जो 2023 का एशियन गेम्स चल रहे हैं, अभी चल भी रहा है, जिसमें इंडिया ने कई सारे भारतीय खिलाड़ियों ने बहुत सारे स्वर्ण जीते, रजत जीते और कांस्य जीते और बहुत सारे रिकॉर्ड भी तोड़े हैं। एशियन गेम्स जो है चीन के हांगजो शहर में आयोजित किया जा रहा है। चलिए 6वां क्वेश्चन देखते हैं। 21 से लेकर 25 सितंबर 2023 तक ग्रेटर नोएडा में आयोजित उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो UPITS का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये पूछा जा रहा है कि एक यूपी, ग्रेटर नोएडा क्या है? नोएडा का एक सिटी है नोएडा। नोएडा दिल्ली के बगल में है नोएडा, जो NCR में आता है, नेशनल कैपिटल रीजन में आता है, एक स्टेट है नोएडा। नोएडा के अंदर है ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश ने अपना एक इंटरनेशनल ट्रेड शो आयोजित किया था। ये पूछा जा रहा कि उस ट्रेड शो का क्या उद्देश्य था? स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए? अरे पर्यटन के लिए थोड़ी ना था, ट्रेड शो है भाई, ट्रेड है, व्यापार की बात होगी। अंतर्राष्ट्रीय उत्पादों के प्रदर्शन के लिए भाई, अपने यहाँ अंतर्राष्ट्रीय उत्पादों के प्रदर्शन के लिए क्यों ट्रेड शो कोई कराएगा भाई? यूपी का तो यूपी वाला अपना जो है वो उसको प्रमोट करेगा कि दूसरे का करेगा? उत्तर प्रदेश के उत्पादों के लिए बाजार अवसर प्रदान करना। जी हाँ, राइट आंसर यही था कि जो उत्तर प्रदेश के जो अपने उत्पाद हैं, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना यहाँ पे चल रही है। हर जिले से एक उत्पाद चुने गए हैं। एक योजना है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के नाम से जाना जाता है। हर जिले में से जो एक मशहूर चीज़ है, जो एक उत्पाद उस शहर का है, उसको उठा लिया गया, उसको प्रमोट कर रही है सरकार कि उसको जो है बाजार मिले, देश विदेश में इसके सामान बिके। तो ये जो ट्रेड शो चल रहा है नोएडा, ग्रेटर नोएडा में हुआ था, इसका था कि उत्तर प्रदेश के जो उत्पाद हैं, जो प्रोडक्ट हैं, उनको बाजार में अवसर मिल जाए। सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए सुविधाजनक बनाना। रे ट्रेड शो में संस्कृति का क्या मतलब है? चलिए अब हम अपना देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। महिला आरक्षण विधेयक के अंतर्गत कौन से विधायी निकाय आते हैं? जैसा कि हम सभी जानते हैं, संसद में इस बार जो पार्लियामेंट में हुई थी, इसमें पास हो गया, महिला आरक्षण विधेयक पास हो गया, जिसमें 33% आरक्षण की, महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात कही गई है। ये पूछ रहा है कि ये किस में आरक्षण देंगे? विधायी निकाय कौन से विधायी निकाय हैं जिसमें महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात इस महिला आरक्षण विधेयक में की गई है? महिला आरक्षण विधेयक का एक और नाम है, अगर ये नारी शक्ति बंधन के नाम से भी आ जाए, नारी शक्ति बंधन विधेयक के नाम से भी आ जाए तो घबराइएगा नहीं, इसका यही मतलब है। इसका महिला आरक्षण विधेयक का नाम भी इन्होंने रख दिया नारी शक्ति बंधन विधेयक। इसमें 33% आरक्षण की बात कही गई। चलिए देख लेते हैं किसमें। लोकसभा में, राज्य विधान परिषद में। विधान परिषद में पहले से ही आरक्षण है तो विधान परिषद आएगा ही नहीं, क्योंकि जो चीज़ पहले से हो चुकी है। नगर निगम में पहले से ही आरक्षण दिया जा चुका है। राज्यसभा में पहले से ही आरक्षण सब में लगा हुआ, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग सीट रिजर्व है, तो इसमें आरक्षण की राज्यसभा के लिए कोई मतलब नहीं है। राज्य विधानसभा तो है ही है, लेकिन ये वाला गलत है। इसमें पंचायती राज में पहले से 33% आरक्षण दिया गया है भाई। प्रधानी के चुनाव में 33% महिलाओं को पहले से आरक्षण मिला हुआ है। अब तो 50% की बात चल रही है कि भाई जिसमें 50% जो है आरक्षण महिलाओं को दिया जाए। अरे सीट रिजर्व हम लोग जो है बात करते हैं भाई, कौन सी सीट है भाई, किसके लिए रिजर्व है? तो बहुत सारी सीटें महिला रिजर्व होती हैं। तो महिला रिजर्व है किस लिए है भाई? इसीलिए तो है कि भाई पहले से उनको रिजर्वेशन मिला हुआ। ये जितनी पंचायती राज हैं और जितनी नगर पालिका, नगर निगम है, इन सब में जो है आरक्षण 33% महिलाओं को ऑलरेडी दिया जा चुका है। तो अब जो चीज़ जिसमें दी जा चुकी है उसके लिए देने की अलग से ज़रूरत थोड़ी ना है। लोकसभा, सी ऑप्शन कह रहा है कि लोकसभा, राज्य विधानसभाएं और दिल्ली विधानसभा। जी हाँ, राइट आंसर इसमें यही है। जो महिला आरक्षण विधेयक जो पास हुआ है उसमें 33% आरक्षण देने की बात हो रही है लोकसभा में। लोकसभा में कौन जाते हैं? संसद जाते हैं। जो सांसद होती है, जो संसदीय चुनाव होती है, उसमें 33% आरक्षण देने की बात हो रही है। राज्य की विधानसभाओं में, यानी जो विधायक राज्यों से बनते हैं उनमें 33% और दिल्ली विधानसभा में 33%। तो ये जगह है, 3 जगह है, लोकसभा, राज्य विधानसभा और दिल्ली विधानसभा में बात की गई है कि इनको 33% महिलाओं को आरक्षण दिया जाए, उनके लिए रिजर्व रखा जाए। ग्राम पंचायतों के लिए पहले से दिया जा चुका है। जिला परिषद और नगर पालिका में पहले से ही 33% का आरक्षण चल रहा है, तो उसमें देने की ज़रूरत नहीं है। जो ये वाला विधेयक महिला शक्ति आरक्षण जो है विधेयक इस 2023 वाला, इसमें लोकसभा, राज्य विधानसभा में और दिल्ली विधानसभा में 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। 8वां क्वेश्चन देख लीजिए। क्रिकेट से फिर आ गया पुरुष क्रिकेट, मतलब जो ODI का विश्व कप होने वाला है, हम सभी जानते हैं इस बार इंडिया में होने वाला है।
काफ़ी तैयारी हो चुकी है, बस इसकी शुरुआत होने वाली है। तो क्रिकेट विश्व कप 2023 का आधिकारिक गाना क्या है? हर जैसा कि होता है, जैसे हर थीम बना देते ना, तो कोई भी बड़ा जब टूर्नामेंट होता है, चाहे क्रिकेट का हो, हॉकी का हो, किसी चीज़ को लोगों में लोकप्रियता लाने के बढ़ावा देने के लिए एक गाना बना देते हैं, लोग सुनते हैं। जैसे आईपीएल में एक दे दनादन का जो है आईपीएल में एक गाना चलता है, उसी प्रकार जो है इस बार विश्व कप जो 2023 का इंडिया में हो रहा है, उसका एक गाना बनाया गया। चलिए उस गाने को मैं सुना ही देता हूँ आप लोगों को, थोड़ा सा सुनिएगा। तो क्या बोल रहा भाई, दिल जसन जसन बोले। जी हाँ, राइट आंसर यही है, दिल जसन जसन बोले। आधिकारिक गाना बनाया गया है जो इस बार इंडिया में जो ओडीआई क्रिकेट विश्व कप हो रहा है, उसका आधिकारिक गाना यही है। चलिए अपना 9वां क्वेश्चन देखते हैं कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की है? जैसा कि हम सभी जानते हैं भाई, ये कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है शांति निकेतन। ये टैगोर साहब ने बनाया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने इनकी जो है बनाई हुई चीज़ है शांति निकेतन। और शांति निकेतन इसलिए पूछा जा रहा है कि यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में इसको शामिल कर लिया है, विश्व विरासत में ये भी आ चुका है, इसलिए पूछा जा रहा है शांति निकेतन को रविन्द्रनाथ टैगोर ने बनाया था और इसे विश्व विरासत, यूनेस्को की विश्व विरासत में शामिल कर लिया गया है। चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। नए संसद भवन के वास्तुकार कौन है, शिल्पकार कौन है? जैसा कि हम सभी जानते हैं, पुराना वाला जो हो गया संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा, उसकी जगह पे एक नया जो है वो पार्लियामेंट हाउस बन गया है, संसद भवन बन गया है। उसके वास्तुकार हैं बिमल पटेल जी। बिमल पटेल जो है, बिमल पटेल ने ही पूरी वास्तुकला, पूरी डिजाइन, जो नया वाला संसद भवन बना है उसका पूरा जो डिजाइन है, जो वास्तु हो, सारा डिजाइन बिमल पटेल द्वारा किया गया है। अब आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं।